हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू दिस रिविजन लेक्चर, T20 रिविजन लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों को कि ये T20 रिविजन है, ये लास्ट मिनट रिविजन है सारे टॉपिक्स की। अगर आपको डिटेल रिविजन चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग से एक 3 घंटे का रिविजन लेक्चर डाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। बट लास्ट मिनट रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है, कैसे लिखना है, शॉर्ट चीजों को रिवाइज करने के लिए ये मैंने लेक्चर बनाया। देयरफॉर मैंने इसको नाम दिया है T20 रिवीजन। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 बात कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने बोला क्लास कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नाउ सर, कौन कौन सी पार्टीज कॉन्टैक्ट करने केपेबल नहीं है, ठीक है, वो सेक्शन 11 डिफाइन करता है। सेक्शन 11 बोलता है क्लास कि 3 लोग कॉन्टैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। नंबर 1 माइनर, नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नंबर 3 पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, नाउ हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? माइनर। जनरली क्लास माइनर वो है जिसने 18 इयर्स ऑफ पर्सनल एज कंप्लीट नहीं किया, बट एक स्पेशल केस में अगर वो कोर्ट के कस्टडी में है या कोर्ट ने उसका गार्डियन या बोर्ड एक्ट के हिसाब से गार्डियन अपॉइंट किया है, ऐसे केस में माइनर वो होगा जिसे 21 इयर्स कंप्लीट नहीं किए। बट ये स्पेशल केस है। नॉर्मली माइनर वो है जिसने 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं की क्लास। फिर आगे मूव करते हैं। नाउ व्हाट आर लॉ रिलेटेड टू माइनर? एक बात समझो क्लास, इस कंसेप्ट पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, इस कंसेप्ट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आइदर फॉर थ्योरी एंगल और फॉर प्रैक्टिकल एंगल। इन दोनों में से किसी के लिए भी ये आ सकता है। थ्योरी में आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखो अगर इनके पॉइंट्स देखेंगे सारे माइनर के, सो वी हैव अराउंड 14 पॉइंट्स माइनर के। तो ध्यान क्या रखना है सर कि अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 पॉइंट्स इस पे लिखने हैं आउट ऑफ 14। और अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए तो 8 to 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और अगर क्वेश्चन आता है 6 मार्क के लिए तो आपको एक्सपेक्ट कर लो कि 10 to 12 पॉइंट्स लिखने हैं। सर क्या इतने पॉइंट्स है हमारे पास? यस, वी हैव 14 पॉइंट्स। उसमें से डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको उतने पॉइंट्स लिखने हैं। हर पॉइंट की हेडिंग देने हैं और उसके अंदर 1 या 2 सेंटेंस में उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। थ्योरी क्वेश्चन में हम कभी एग्जांपल्स नहीं लिखते, हाँ केस स्टडी का रेफरेंस दे सकते हैं, बट केस स्टडी, ठीक है, हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ऑब्वियसली माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वॉइड एब इनिशियो। ओके, नंबर 2, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अब सर रैटिफिकेशन क्या होता है? वो सिचुएशन जो पहले वैलिड नहीं है, पहले एप्लीकेबल नहीं है, बाद में अगर एप्लीकेबल हो जाएगा उसे हम बोलते हैं क्लास रैटिफिकेशन। पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी में किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, आप मेजॉरिटी में उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते क्लास। ठीक है, तो माइनॉरिटी में अगर किसी पार्टी ने उसे लोन दिया होगा तो यहां माइनर लायबल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। आप मेजॉरिटी में उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते, ना मेजॉरिटी में उससे कोई प्रॉमिसरी नोट साइन करवा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो देखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में माइनॉरिटी में लोन दिया गया और मेजॉरिटी में उससे आप प्रॉमिसरी नोट लेने की कोशिश कर रहे हो कि वो इज लायबल टू पे। याद रखना, माइनर केस में रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है। माइनॉरिटी में किए हुए एग्रीमेंट पे आप मेजॉरिटी में उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते क्लास। ओके, नंबर 3, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। मतलब यस, माइनर के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड बेनिफिशियो है, बट मेजॉरिटी, बट ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के बेनिफिट ले क्लास, इट विल बी वैलिड। एग्जांपल, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, बट माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी इन अ पार्टनरशिप। या माइनर ने अगर किसी को लोन दिया, उसे बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सर ये उसके बेनिफिट ले है, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है कि माइनर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया
ठीक है, माइनॉरिटी के दौरान, तो कोर्ट में जाके वो प्लीड कर सकता है कि जैसे आप में माइनर हो और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइबल फॉर नेसेसरीज। इससे मुझे कई सारी क्वेरीज आई थी। क्लास, ये क्लास नोट्स है, मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट भी लिखने पड़ते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लिखना है? नंबर वन, नेसेसरी कौन कौन सा होता है वो आपको मेंशन करना है, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें भी एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई है, आप 5 चीजें मेंशन करो कि नेसेसरीज आर रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर नेसेसरीज एज पर सम लॉस। नंबर 2, आपको उसमें ये मेंशन करना है कि वैसे तो माइनर लाइबल नहीं होता, बट जब भी आपने उसे नेसेसरी सप्लाई किया है तो यस, नेसेसरीज के केस में उसकी एस्टेट या प्रॉपर्टी कैन बी लाइबल, बट प्रोवाइडेड उतने की प्रॉपर्टी या एसेट होना चाहिए, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट। ओके, ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, हाउ फॉर लायबल। इन जनरल बच्चे मुझे उससे बहुत डाउट पूछते हैं, क्लास स्पेसिफिक लॉस में कुछ कुछ जगह पे गार्डियन लायबल हो सकते हैं, बट अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में उसके गार्डियंस लायबल नहीं होंगे। बस आपको इतना ही पॉइंट लिखना है। ओके, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब जो आपने चैप्टर नंबर 9 में देखा था, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ना तो माइनर लायबल होता है, ना माइनर से जबरदस्ती कोई चीज आप करवा सकते हो अंडर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो आप माइनर से जबरदस्ती वो एनफोर्स नहीं करा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, सर माइनर इंसॉल्वेंट नहीं होता। यस, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं होता क्योंकि माइनर की कभी लाइबिलिटी होती ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू, उसके एसेट भी लाइबल होती है, तो जितने की एसेट होगी उतने की ही लाइबिलिटी होगी, तो क्योंकि माइनर की लाइबिलिटी कभी माइनर के एसेट के ऊपर नहीं जाएगी, तो माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लाइबल क्लास। आगे बढ़ता हूं, पार्टनरशिप की बात करूं, यस माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट आप उसे प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हो, ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, क्या माइनर एजेंट हो सकता है? यस, माइनर एजेंट हो सकता है, बट माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है माइनर और एडल्ट मिलके किसी और के साथ में, ऐसे केस में वो एडल्ट लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। जैसे माइनर और मेजर ने मिल के प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट किया है, ऐसे केस में वो मेजर लायबल होगा उस प्रोमिसरी नोट के लिए, वो माइनर लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? यस, क्लास माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर, बट फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स। ओके, बट याद रखने वाला पॉइंट क्या है, अगर माइनर शेयर होल्डर है तो माइनर शेयर होल्डर वाले सारे मजे लेगा, मतलब उसे वोटिंग राइट्स भी मिलेगा, उसे डिविडेंड भी मिलेगा, वो सारे मजे लेगा, बट ही कैन बी अ शेयर होल्डर ओनली फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स, जो आपको याद रखना है। but only for fully paid up share. Now, liable for torts, torts मतलब सिविल डूइंग, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उसने कुछ गड़बड़ी किया, सिविल डिस्टर्बेंस किया, तो कोर्ट चाहे तो उन टॉर्ट्स के लिए माइनर को लाइबल करवा सकता है, बट इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। नंबर वन, वो कोर्ट के ऑप्शन में है कि उस टॉर्ट पे उसको लाइबल करवाना है या नहीं। नंबर टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर पहले से लिखा हुआ है, राइटिंग में है कि इस गड़बड़ी के लिए माइनर को हम लाइबल करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट अलाउ नहीं है। प्रैक्टिकली उससे कुछ हो गया, मैटर कोर्ट में गया, तो यस ठीक है, कोर्ट उसे लाइबल करवा सकता है, ये कोर्ट के ऑप्शन में है, बट अगर आपने पहले से लिखा हुआ है कि माइनर विल बी लाइबल, तो दिस इज नॉट अलाउड क्लास। ओके, पॉइंट नंबर 14, अगर माइनर ने झूठ भी बोला कि वो मेजर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पे एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं है। एस्टॉपल क्या होता है सर? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो एस्टॉपल उस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो माइनर ने झूठ भी बोला कि वो मेजर है और कॉन्ट्रैक्ट किया, तो भी हम उसे माइनर ही मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। ऐसे केस में क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट देना है या नहीं देना है? हमने बोला जनरली माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड इश्यू है, बट रेस्टिट्यूशन बेनिफिट भी अलाउ नहीं है, बट ये कोर्ट के ऑप्शन पे होगा कि उसे रेस्टिट्यूशन देना है सामने वाली पार्टी को या नहीं देना है।
दिस आर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग माइनर। आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड इफेक्ट ऑफ माइनस एग्रीमेंट, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन या रिस्टोरेशन अलाउ नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है। बच्चे मुझे अलग से पूछते हैं, अलग से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन ऑफ बेनिफिट अलाउ नहीं है, बट वो कोर्ट के ऑप्शन पे है कि उसको देना है कि नहीं देना है। ओके, तो इन पॉइंट्स को आप इग्नोर करो, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, सीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के काम का नहीं है। नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पे क्वेश्चन आया तो पहले तो 2 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमको क्या लिखना है सर, क्वेश्चन कितने मार्क का है, पहले उसका डेफिनेशन लिखना है अपने को, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये लिखना है आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एंड जनरली आपको एग्जांपल्स लिखने हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनसाउंडनेस। तो सर जनरल टर्म से बात करूं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब पागल। लॉ बोलता है अगर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं सकता, उसमें एक रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकता, ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट आता है क्लास जो हमने देखा था आगे, कि अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को, या ऐसा कोई भी पर्सन जो उस अनसाउंड माइंड वाले पर्सन पे डिपेंडेंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा तो, एक था अपना अन्ना, ठीक है, अन्ना की शादी हुई, फिर वो पागल हो गया, ये अन्ना हो गया। अब जब तक वो पागल हुआ तब तक उसकी वाइफ, उसके बच्चे हो चुके थे जो अन्ना पे डिपेंडेंट थे। तो ऐसे केस में अगर आपने नेसेसरी अन्ना को नहीं बल्कि उनके वाइफ को या उसके बच्चों को भी सप्लाई किया, ऐसे केस में भी आप अन्ना के प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर कर सकते हो। ओके, दिस इज द पॉइंट। मूविंग फर्दर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसाउंडनेस। इडियट मतलब पूरा पागल, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। नंबर 2, लुनैटिक के केस में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है, या तो नॉर्मल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, देखो कॉन्ट्रैक्ट करते समय चेक करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो नॉर्मल भी हो सकता है या अब नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल मतलब सेन माइंड में, अब नॉर्मल मतलब इनसेन माइंड में, या लूसिड इंटरवल में, या लुनैटिक असेलम में। अगर वो नॉर्मल है, सेन है, लूसिड है कॉन्टैक्ट करते समय, तो कॉन्टैक्ट विल बी वैलिड। अगर वो लुनैटिक है कॉन्टैक्ट करते समय, तो कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड ab initio। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ड्रंकर्ड, बेवड़ा या इंटॉक्सिकेटेड, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड ab initio। अगर कोई पर्सन डिलीरियस फ्रॉम फीवर है, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड ab initio। हिप्नोटाइज पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड ab initio। या कोई बहुत बूढ़ा हो चुका है, मेंटल डिके हो चुका है, सठिया गया है, ऐसे समय कांटेक्ट करना है तो क्लास कांटेक्ट विल बी वॉइड ab initio। मूविंग फर्दर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इस पे एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ने किस किस पर्सन को डिस्क्वालिफाई किया है कि वो कांटेक्ट में एंटर नहीं कर सकते। नंबर 1, एलियन एनिमी। क्लास एलियन मतलब दूसरे कंट्री का, एनिमी मतलब जिसके साथ में आपका वॉर चल रहा है। कभी वॉर चला करता था वो मैटर नहीं करता, अभी वॉर चल रहा है क्या, क्या कॉन्टैक्ट करते समय वॉर चल रहा है। अगर दूसरे कंट्री पर्सन के साथ में आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उस समय वॉर नहीं चल रहा है, सो ही इज योर एलियन फ्रेंड एंड कॉन्टैक्ट विल बी वैलिड। वेयरएज अगर आप किसी दूसरे कंट्री के पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हो जब वॉर चल रहा है, इज योर एलियन एनिमी एंड कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड ab initio। नंबर 2, सर उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा जो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉर के पहले किया आपने, याद रखना, अगर वॉर के पहले कॉन्ट्रैक्ट किया सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। वॉर पे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा, वॉर खत्म होने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉरेन सोवेनियर्स डिप्लोमैट्स के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखने वाली बात यह है सर कि वो हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर 3, इंसॉल्वेंट।
सर एक पर्सन जब इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, ठीक है, वो लीगल एयर या ऑफिशियल, सॉरी लीगल एयर हमने गलत बोला, ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। उसके एंगल से सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। ऑफिशियल असाइनी जिसका हिसाब करेगा, जिसका हिसाब करेगा, जिसका हिसाब नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। बट while a person is insolvent, he cannot enter into any contract and contracts will be void ab initio. Okay, आगे बढ़ते हैं। जब भी पर्सन कन्विक्शन में है, मतलब इम्प्रिजनमेंट में है, जेल में है, he cannot enter into any contract and contract will be void ab initio. इसका एक्सेप्शन ये है सर कि अगर उसने टिकट ऑफ लीव लिया है यानी बेल पे है तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट जब जेल में है तब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया हुआ है, जो उनको उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज परमिट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करती है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। बट वो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज मेंशन नहीं करता, ठीक है, ऐसे केस में वो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio. I hope it is clear. So this was all about chapter number 4, capacity to parties. इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से एग्जांपल्स केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपको ध्यान रखना है। यस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस। ओके, सो दोस वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको याद रखने हैं। ओके, कमिंग टू क्लास नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में पॉइंट्स क्या है चेक करते हैं। सो क्लास कमिंग चैप्टर नंबर 5, सबसे पहला पॉइंट तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर इनमें से किसी भी कंसेप्ट पे थ्योरी क्वेश्चन आता है तो थ्योरी क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको इस चैप्टर के एंड में थ्योरी क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा टेबल बना के दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि वही टेबल को आपको फॉलो करना है जब आप इनमें से किसी कंसेप्ट पे थ्योरी क्वेश्चन लिख रहे हो। ओके, सो हमने क्या बात किया, ये देखो, ये जो टेबल आप देख रहे हो ये सारे पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इसमें पॉइंट नंबर 2 में ये पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हो, ये 3 लिख सकते हो, ये 4 लिख सकते हो, ये 5 लिख सकते हो, 6, 7, इतने पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है, जब भी हम थ्योरी क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो चैप्टर में फ्री कंसेंट चैप्टर का नाम है, बट यहाँ दो चीजें कवर हुई है। नंबर 1 कंसेंट, नंबर 2 फ्री कंसेंट। हम क्या बोलते हैं, दोनों ही पार्टीज के बीच में कंसेंट होना चाहिए, मतलब दोनों ही पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम चीजें सेम सेंस में समझने चाहिए। देयर शुड बी कंसेंसस एट आइटम। अगर दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंट नहीं है, दिस इज एरर इन कंसेंसस एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे अपने क्लास में। नंबर 2 कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 5 में से एक भी चीज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नंबर 1 कोर्शन, नंबर 2 undue influence, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नंबर 5 मिस्टेक। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 में से एक भी चीज इन्वॉल्व है, दिस इज एरर इन कॉजा एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। यहाँ पे क्लास एग्री पार्टी को ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है कि अगर एग्री पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया विद इन रीजनेबल टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। ओके, अब सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पे डील करता है क्लास सेक्शन 15। वो बोलता है अगर आपने किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जोर जबरदस्ती करके, जोर जबरदस्ती करके का मतलब क्या, यहाँ सारे पॉइंट्स दिए हैं। आइदर यू आर कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, और आप किडनैप कर रहे हो या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो या थ्रेटन डिटेन कर रहे हो पर्सन या उसकी
प्रॉपर्टी, इनमें से आप कुछ भी कर रहे हो और पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन इन्वॉल्व है। इसका इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेबल। अब कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने अवॉइड कर दिया तो बेनिफिट जिसने जो पास किया था वो बेनिफिट वापस भी ले सकते हैं। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली किस पे होगा? एग्रीड पार्टी पे होगा। क्लास, इंग्लिश लॉ में कोर्शन को बोलते हैं ड्यूरेस। कोर्शन और ड्यूरेस में फर्क है क्या? यस, कोर्शन कोई भी पार्टी कर सकता है, किसी भी पार्टी पे कर सकता है, जबकि ड्यूरेस सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही कर सकती है और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही कर सकती है। नंबर वन। नंबर टू, ड्यूरेस और कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड फर्क ये है कि ड्यूरेस में पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 ये दोनों पॉइंट जो है वो कवर नहीं होते, तभी कोर्शन में ये दोनों पॉइंट भी कवर होते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि क्योंकि डेफिनेशन में दिया हुआ है एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, तो अगर कोर्शन हुआ है ऐसी जगह पे विदेश में जहां पे इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, क्या इंडिया में आके मैं कोर्शन बोल के कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं? द आंसर इज यस। इसलिए यहां पॉइंट दिया हुआ है कि इंडियन पिनल कोड वहां फोर्स में हो या ना हो, फिर भी आप कोर्शन बोल के कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। वैसे तो सुसाइड करने की धमकी देना ये अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस समान आता है, बट क्योंकि इंडिया में सुसाइड करना अलाउ नहीं है, देयरफॉर सुसाइड करने की धमकी देना विल बी कोर्शन एंड नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? किसी को भी आप इमोशनली प्रेशर देके कॉन्टैक्ट में एंटर कर रहे हो। सर, क्या कोई पर्सन किसी को इमोशनल कर सकता है? नहीं। इसलिए हमने बोला अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए पार्टी उस पोजीशन में होना चाहिए कि आप सामने वाली पार्टी के विल को डोमिनेट कर सके, एंड अगर उस पोजीशन का वो अनफेयर एडवांटेज लेता है और पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है, तो हम बोलते हैं कि यस, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, बट सर, आप ऐसे पोजीशन में कब आते हो कि किसी की विल को डोमिनेट कर सके? अगर आप उसके ऊपर अथॉरिटी होल्ड कर रहे हो, जैसे मास्टर सर्वेंट हो गया, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी हो गया, ठीक है। नंबर 2, अगर आपके उसमें भरोसे का रिलेशनशिप हो गया, जैसे पेरेंट और चाइल्ड हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, गुरु और उसका डिसाइपल हो गया, या किसी पर्सन की एज, इलनेस या मेंटल स्ट्रेस को आपने मिसयूज किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, तो इन सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ 3 स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशीन वुमेन। अगर किसी इलिटरेट वुमेन या पर्दानशीन वुमेन से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल।